सिवनी जिले में एक राजेश पाठक रेत ठेकेदार है, उन्हें खदान स्वीकृत हुई थी और 19/11/2025 को यहाँ पे गोली कांड हुआ था, जिसमें एक पढ़ने वाले बच्चे को पेट में गोली लगी थी। नमस्कार, मैं मिलिंद ठाकरे, तथ्यवाणी। किसी समय में शराब ठेकेदार का मैनेजर बनकर आए राजेश पाठक आज बालाघाट सिवनी जिले में माफिया की पहचान लिए घूम रहे हैं। राजनीति की आड़ लेकर रेत और शराब का माफिया बन बैठे हैं। जब भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है या गलत कामों को रोकने की कोशिश करता है, तब राजेश पाठक स्वयं को बचाने के लिए लोगों को ब्लैकमेलर कहने लग जाते हैं। अपने गुंडे भेजते हैं उन्हें धमकाने के लिए और मारपीट करने के लिए, जिसके कई मर्तबा उदाहरण भी सामने आए हैं, या फिर पैसों के दम पर खरीदने की कोशिश करते हैं। जब इन सबसे बात नहीं बने तो सत्ता का सहारा लेकर आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जिनका उदाहरण आप कई बार राजेश पाठक को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंचासीन देखते होंगे। और तो और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा जब भी बालाघाट में होता है, तब कई बार ऐसी माफिया राजेश पाठक की गाड़ी में घूमते देखा गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेश पाठक, जो खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं, वह सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अवैध कामों को अंजाम देते हैं। और मैं इस वक्त उस स्पॉट पे पहुंच चुका हूं जहां पे ये गोली कांड हुआ था। और आप देख रहे हैं कि इस तरफ से जो सड़क आ रही है, ये सिवनी जिले के छपारा से आती है, इधर उगली की तरफ जाती है। ये वो घटना स्थल है जहाँ पे उस दिन विवाद की स्थिति हुई थी, दो गुटों में टकराव हुआ था, वर्चस्व की लड़ाई हुई थी। तो जो हमें ग्रामीणों से पता चला और जो अब तक में न्यूज़ समाचारों से हमें पता चला कि ये उस दिन जो विवाद हुआ था, ये अवैध खनन को लेकर के विवाद हुआ था। ये यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर अंदर पे नदी है, जिस नदी से उत्खनन किया जाता है, रेत उत्खनन किया जाता है, जिसकी परमिशन रेत ठेकेदार को मिली है, जो उनको टेंडर में मिला हुआ है। उस घाट का नाम खुरसर्रा खदान के नाम पे इस घाट को जाना जाता है। और उस दिन की घटना थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि उस दिन की घटना ये थी कि दो लोगों के बीच में खदान शुरू करने को लेके, वर्चस्व को लेकर के लड़ाई हुई थी, आपसी विवाद हुआ था। अब एक पक्ष का उसमें कहना हमें जो सामने में आया कि जो राजेश पाठक है, उनके साथ वो पूर्व में पहले काम करते थे, मगर बाद में धीरे धीरे राजेश पाठक और उनके जो लोग हैं उन पर दबाव बनाते थे कि अवैध उत्खनन अन्य जगह से भी किया जाना है, जहाँ पे स्वीकृत है उसके अलावा भी खनन किया जाना है। और उनका ये कहना था कि मशीन का उपयोग, दूसरे पक्ष का कहना था कि मशीन का उपयोग न किया जाए। और इसी बात को लेकर के उस दिन विवाद हुआ था, क्योंकि जो दूसरा पक्ष ये का मानना था ये, और दूसरा पक्ष का कहना था कि मशीन से उत्खनन न करा के लेबरों से कराया जाए, और मशीन से अगर उत्खनन होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। जो ग्रामीण लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो घाट स्वीकृत है वहाँ से उत्खनन करें या वहाँ से रेत निकासी की जाए। अन्य जगह से करने पे उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकते थे, उन पर कार्रवाई हो सकती थी। जिसका जो दूसरा पक्ष था, जो राजा चौहान और राजा सोनी नाम जिनके सामने आ रहे हैं, उन लोगों का कहना यही है। अभी हम उनसे भी बात कराएंगे आपकी, मगर थोड़ी बात ये है कि जो विकास पटले को गोली लगी थी, उसे पेट में गोली लगी थी। हालांकि वो अभी कुछ गोली तो निकल नहीं पाई है, जैसी जानकारी हमें मिली है, और उनके पेट में गोली लगने की वजह से वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाए, मगर अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुके हैं। उनके जो चाचा हैं अनिल पटले, उनका बयान था कि उस समय में कि अनुराग तिवारी ने इस जगह पे घटना स्थल पे गोली फायर की थी, मतलब एक रिवॉल्वर से फायरिंग की गई थी, और 3 गोलियां चलाई थी, जिसमें से एक गोली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विकास पटले, उनके पेट में लगी थी। और बाकी की 2 गोली हवा में कहाँ फायर हुई इसके बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। और उनके एक बड़े भाई हैं अतुल पटले, उनका भी कहना था कि अनुराग तिवारी ने गोली चलाई। मगर कल एक बयान और सामने आया है विकास पटले के चाचा का, अनिल पटले का। उन्होंने कहा है कि उन पर थाना प्रभारी ने दबाव बनाया, उन पर थाना प्रभारी ने दबाव बनाया, और कि वो नाम लें अनुराग तिवारी का, और वो नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एसपी को ज्ञापन दिया और उस पर उनको हटाने की मांग की। क्या दबाव है? दबाव वही है कि आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिएगा, बस उनका एक ही कहना है कि मैं उगली से सिवनी के लिए निकला तो मैं उन्हीं के साथ था, और उन्हीं ने मेरे को बोला कि भैया ऐसा बोलना है। मैंने उनको कई बार बोला कि सर मैं किसी का नाम मैंने देखा नहीं हूँ, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो अब बात ये सामने आ रही है कि जो
रेत ठेकेदार हैं, जिनके बारे में अभी हम आपको और डिटेल बताएंगे, उनके खिलाफ खुद जिस बच्चे पे गोली लगी, उनके चाचा ने, उनके बड़े भाई ने बयान दिया कि अनुराग तिवारी ने गोली चलाई थी और उनके पेट में लगी। वो महज 20 दिनों में अपने बयान बदल देते हैं और अधिकारी के सामने में ये कहते हैं कि हम अनुराग तिवारी ने गोली चलाई या नहीं चलाई हम नहीं जानते। ये उनके कल कुछ बयान हमारे पास आए हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि राजेश पाठक कौन है, उसके बारे में भी जिक्र किया जाए। जो दूसरा पक्ष है राजा चौहान, राजा सोनी, उनके बारे में भी जिक्र किया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों पे आरोप हो रहा है। फिर आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक पक्ष पे कार्रवाई की जा रही है, दूसरे पक्ष पे नहीं की जा रही है। एक बात ये भी सामने आई है कि जो अनुराग तिवारी हैं राजेश पाठक के, उन पे कार्रवाई की गई, उनके साथ अन्य 3 नाम और सामने आए, जिसमें 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लवली नाम के एक व्यक्ति अभी भी फरार हैं। मगर जो घटना स्थल पे जो गाड़ियां जब्त की, सिर्फ एक गाड़ी जब्त की गई, बाकी सारी गाड़ियां छोड़ दी गई। जो उस दिन वीडियो फुटेज में भी देखी गई थी, एक रेंज रोवर थी, वो कोई जब्त नहीं की गई, जबकि वो घटना से संबंधित थी। अगर वो आरोपी बने हैं तो उनकी वाहनों को क्यों जब्त नहीं किया जा रहा, सवाल ये भी खड़ा होता है। दूसरी बात ये थी कि राजेश पाठक जो बालाहाट में भी बहुत विवादित रहे, अब सिवनी में भी विवादित होते जा रहे हैं। उनके बारे में जानकारी जो हमारे पास है वो ये है कि राजेश पाठक ने पहले जो खदान बालाहाट में लिया था वो पहले 86 करोड़ का था, जिन्हें उन्होंने बाद में सरेंडर कर दिया, वो नहीं करे। उसके बाद उन्होंने वही खदान अपने ही एक कर्मचारी उनके पास में कार्य कर चुके रमेश दुबे हैं, उनके माध्यम से 76 करोड़ में लिया। दोबारा उससे भी उन्होंने पूर्ण रूप से संचालन नहीं करा और सरेंडर कर दिया। जिस रमेश दुबे के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी रमेश दुबे के नाम पे शराब के ठेके भी हैं। और चूंकि वो रमेश दुबे किसी समय में राजेश पाठक का ही कर्मचारी था, तो यह बात सीधी तौर पे मानी जा सकती है कि जो रमेश दुबे के नाम पे ये काम ले रहे हैं, वो रमेश दुबे नाम बस सामने है, मगर काम पूरे राजेश पाठक के हैं। रमेश दुबे पे अवैध रेत खनन को लेकर जुर्माना लगाया गया है और उन पे अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है। उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई, वो खारिज हो गई, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, वर्तमान में वो फरार हैं। राजेश पाठक पे 79 लाख रुपए का खिसरा की राशि बकाया है, जो उन्होंने शराब के ठेके बालाहाट जिले में लिए थे और नहीं दे पाए थे, जिसपे उन पे अब शराब ठेके लेने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजेश पाठक वो व्यक्ति हैं जिन पे महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं, अपराध क्रमांक 606, 607 और 609, जिसपे उन पे अवैध रेत खनन को लेकर ही अपराध पंजीबद्ध किया गया है। राजेश पाठक वह व्यक्ति है जिनके पास कार्यरत एक व्यक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे कुछ सालों पहले, लवलेश तिवारी, नाम बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि एक व्यक्ति के पुलिस कस्टडी में इन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो थे अतीक अहमद। अतीक अहमद पे गोली चलाने वाले जो व्यक्ति थे, उसमें एक व्यक्ति का नाम लवलेश तिवारी था और लवलेश तिवारी राजेश पाठक के पास में काम करके जा चुका था। मतलब कुछ माह पूर्व ही वो राजेश पाठक का शागिर्द था। और एक नाम सामने आया है जो अपने गुंडागर्दी में ये इस्तेमाल भी करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं, वो है नरेंद्र राजपूत। कुछ माह पूर्व ही अभी वर्तमान में बालाहाट जिले में इसी तरीके की चीज़ें दहशत फैलाने की कोशिश एक गांव में नरेंद्र राजपूत के माध्यम से भी की गई थी, जो कि नरेंद्र राजपूत राजेश पाठक का ही कर्मचारी है और वो ये पूरा जिला जानता है और ये हर कोई मानता है कि राजेश पाठक के इशारों पे ही नरेंद्र राजपूत काम करते हैं। वहाँ पे भी इन्होंने यही कोशिश की थी दहशतगर्दी का माहौल बनाने की, लोगों के साथ मारपीट करने की। मारपीट हुई भी थी, जिसमें घायल भी हुए हैं कुछ लोग। और नरेंद्र राजपूत ही वह व्यक्ति है जिनके सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो चुके हैं, उनके खदान में काम करने वाले लड़कों के साथ मारपीट करते हुए, गांव वालों के साथ मारपीट करते हुए। मेरी जानकारी है कि उस पर भी कम से कम दर्जनों मामले पंजीबद्ध हो चुके हैं। 1.5-2 माह पूर्व की बात होगी, बालाहाट जिले में आधी रात को अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली और उन्होंने उस पर तत्काल कार्रवाई की और 3 डंपर, एक बोलेरो और पुकलैंड मशीन की जब्ती की कार्रवाई की। जब उसके नाम सर्च किए गए तो वो सारे डंपर और उनके जो गाड़ी हैं और उनका जो ड्राइवर है वो राजेश पाठक पुत्र पवन पाठक के नाम पे दर्ज थी। और कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज हुई वो पवन पाठक के ड्राइवर पे एफआईआर दर्ज की गई। अब आप ये सोचने वाली बात है कि कोई ड्राइवर या किसी रेत ठेकेदार का कर्मचारी बिना अपने मालिक के कहे अनुसार कोई कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ये हर कोई जानता है। तो बात ये है कि जितने ये
दहशत का माहौल जिले में फैलाने की कोशिश की जाती है। अवैध उत्खनन के कार्य किए जाते हैं। करने वाले इनके कर्मचारी जरूर होते हैं, मगर पीठ पीछे राजेश पाठक या उनका पुत्र पवन पाठक होता है। एक घटना और सामने आई। अब बात जब बालाघाट जिले में इतनी हो गई है तो अब बात सिवनी जिले की आ रही है। सिवनी जिले में जो घटना उस दिन गोलीकांड हुआ था, उस घटना के बारे में जिक्र करेंगे कि सिवनी जिले में राजेश पाठक और उनके पुत्र पवन पाठक को 16 करोड़ रुपए में पूरे जिले का रेत का टेंडर हुआ था पिछले 2 वर्ष पूर्व। उसके बाद उनके 1 वर्ष बाद में उन्होंने उसको 10% आगे बढ़ा करके रिन्यूअल करवा लिया। फिर इस वर्ष भी उन्होंने 10% आगे बढ़ा करके रिन्यूअल करवा लिया। अभी भी वर्तमान में वो ठेका जो है राजेश पाठक के पास में है। जो उस दिन घटना हुई थी, वो घटना की जगह ये है, इस घटना में इस जगह पे 2 गुटों में विवाद हुआ था और यहाँ से जाने आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। और मेले से जाते हुए, मेले से अपने घर जाते हुए पढ़ने वाले बच्चे ने भी रुक करके, भीड़ देख करके गाड़ी रोक, अपने चाचा के साथ थे और वो उन्होंने गाड़ी रोकी और रोक करके वो घटना को देख रहे थे। और जब फायरिंग हुई तो अचानक से उनको गोली लगी और उन्हें समझ में नहीं आया कि गोली कैसे लगी, कहाँ से लगी। मगर अब बात ये है कि लड़ाई आखिर हुई क्यों। आज हम 20 दिन 22 दिन बाद चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अब उस घटना में बहुत से नए मोड़ आ गए। अब उस घटना में जिन लोगों ने उस समय में राजेश पाठक या पवन पाठक का जिक्र किया था कि ये रेत खदान इनकी है, जिन लोगों ने ये कहा था कि अनुराग तिवारी ने ही गोली चलाया है, वो बोलने वाले खुद जिस बच्चे को गोली लगी उसके चाचा और उसके बड़े भाई थे, वो अब अपनी बातों से बदलते नजर आ रहे हैं। वो किसको मार रहे थे मैं ये नहीं जानता, लेकिन बच्चे को जैसी गोली लगी तो उनने बोला कि चाचा कुछ लगा, तो वो एकदम से ऐसा गिर गया तो मैंने उनको छेड़ लिया। 2-3 बार देखा है मैंने अनुराग भैया को, तो भैया लोगों ने भी बताए थे मुझे सबने कि अनुराग तिवारी जी हैं करके। तो वो गेट पे सामने खड़े थे भैया और एकदम से खदान के ओर से अंदर से निकल के बाहर आए और उन्होंने फायरिंग करी। उनके हाथों पे गोली, प्लस मैंने चलती हुई देखा सर, वो मेरे हाथ पे यानी मेरे पे टच होती हुई निकली है। क्या दबाव है? दबाव वही है कि आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिएगा, बस उनका एक ही कहना है कि मैं उगली से सिवनी के लिए निकला तो मैं उन्हीं के साथ था और उन्हीं ने मेरे को बोला कि भैया ऐसा बोलना है। मैंने उनको कई बार बोला कि सर मैं किसी का नाम मैंने देखा नहीं हूँ तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। इससे समझ में आता है कि राजेश पाठक का दबदबा किस स्तर पे बढ़ा हुआ है। राजेश पाठक किस स्तर पे लोगों पे दबाव बनाते हैं। कभी पैसों से खरीदने की बात करते हैं, कभी दबाव बनाते हैं, कभी राजनीतिक लोगों का उपयोग करते हैं। और इनकी एक बात आपने भी कई जगह पे देखी होगी कि कभी कई जगहों पे सीएम के साथ मंचासीन हुए हैं, बड़े नेताओं के साथ मंचासीन हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं और शायद इसी का फ़ायदा वो हमेशा लेते हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी के नाम का वर्चस्व उन्होंने बना के रखा हुआ है और उसकी वजह से ही वो ये सारे गलत कामों को अंजाम देते हैं। उस दिन की बात आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बातें बदल रही हैं। जिसे अच्छी बात ये है कि उस बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। अच्छी बात ये है कि उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, उनके परिवार के बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई और वो बच्चा अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ ना सही पर अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्वस्थ है। मगर अगर ये घटना बड़ी हो जाती, उस बच्चों के साथ अनहोनी हो जाती, तब भी क्या उनके चाचा, क्या उनके बड़े भाई अपने बयान से बदलते? ये एक सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात ये है कि क्यों 20 दिन बाद उनके चाचा अपने बयान को बदल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, या तो कोई दबाव होगा या तो उनके साथ कोई खरीद फरोख्त हुई होगी। ये हम आशंका जता रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर ये हो सकता है क्योंकि राजेश पाठक के काम करने का तरीका यही है कि जब कोई उनकी बात नहीं मानता है तो या तो उन पर अपराध पंजीबद्ध करवा दो फर्जी तरीके से, उनको ब्लैकमेलर घोषित कर दो या फिर उन पर किसी तरीके का दबाव बना दो और जब ना माने तो फिर उनको डरा धमका करके चुप करा दो। यही उनके काम करने का तरीका है। हम दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस संबंध में राजेश पाठक से भी चर्चा करने की कोशिश की, मगर वो अपने निजी कारणों का हवाला दे करके हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए कि वो अभी वर्तमान में नहीं है। हमने 2 बार उनसे कोशिश की कि उनसे समय मिल सके, हम उनका भी वक्तव्य जान सके। जब उनका वक्तव्य सामने आएगा हम उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस घटना पे जहाँ खड़े हैं वहाँ पे दूसरा पक्ष जरूर खड़ा है। राजेश चौहान हमारे साथ में मौजूद है और हम उनसे भी जानेंगे कि मामला पूरा क्या था, क्यों ये सब घटना की स्थिति हुई और क्यों उनके बारे में जो बातें बताई जा रही थी कि वो भी आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं, तो उन पर किस तरीके के अपराध पंजीबद्ध हुए हैं अब तक में।
राजा चौहान दूसरा पक्षधर है। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। तो हमारे साथ राजा चौहान मौजूद है जो उस घटना के दूसरे पक्ष हैं और उस दिन विवाद की स्थिति क्यों हुई थी, क्या हुआ था, ये हम जानने की कोशिश भी करेंगे। तो राजा चौहान जी, खतरानी में आपका स्वागत है जी। हम आप ये बताइए कि जो 19/11 को जो घटना हुई थी जी यहाँ पे, आप वहाँ पे मौजूद थे जी और आपके और अनुराग तिवारी जो वाला गुट था, जी। उन दो पक्षों में जी। वो हुआ था, अपना जी। झड़प हुई थी। जी जी झड़प जो हुई थी वो क्यों हुई थी, किस हद तक हुई थी और आखिरी क्या स्थिति ऐसी बन गई कि आपको मतलब अनुराग तिवारी को फायरिंग करनी पड़ी और 3 फायर हुई थी, मुझे जी। जानकारी मिली 3 फायर हुए थे, जी। वो फायरिंग करनी पड़ी और दहशत का माहौल पैदा हो गया। जी। बताइए। एक्चुअली में हुआ ये था कि मुझे 18 तारीख की नाइट में लवलीन भैया ने फ़ोन करके बताया था कि हम कल सुबह पूजा करने आ रहे हैं और आपको भी आना है। तो यहाँ पे जब वो आए तो मेरे ऊपर पहले से भी दबाव बना रहे थे कि रेत खदान को अपने को चालू करना और अवैध चालू करना है, बोट से चलाना है, कहीं मशीन से चलाना है। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊँगा। यहाँ आए तो ये इन्हीं सब सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मशीन आ रही है, मशीन से खदान चालू करना है। मैंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं मशीन से खदान चालू नहीं करूँगा, पहले लेबर उठाती है रेत, इसके बाद मशीन चलाते हैं। लेकिन आप सीधा कह रहे हो कि आप मशीन से चलेगी, लेबर वेबर के काम नहीं होगा। तो मैंने कह दिया कि मशीन खदान नहीं चलेगी। तो अनुराग तिवारी जी बहुत तेज़ गुस्से में थे। तेज़ गुस्से में उन्होंने बोले कि खदान तो मैं चलाऊंगा और मशीन से चलाऊंगा। जी, लगभग 3 साल से मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। मन मुटाव की स्थिति वो मतलब हर बार दबाव डालते हैं कि आप अवैध काम करो, मतलब जहाँ जगह नहीं वहाँ से भी उठाओ रेत, सब मैं देख लूँगा, सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और हमको सिर्फ आपस में लड़वा के वो राज करते हैं। अभी जैसे वर्तमान में वो एरिया के कुछ लोगों को काम दे दिए हैं और वो सिर्फ ऊपर से राज कर रहे हैं और आपस में हम लोगों को लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों को वाद विवाद नहीं करना है, हम आपस में क्यों लड़ेंगे। जहाँ रेत अभी मैंने बोला था कि अभी पानी है, अभी खदान नहीं चल पाएगी, वो ये कह रहे थे कि जहाँ पानी खत्म हो चुका है वहाँ से चलाओ। तो मैंने कहा वो अपनी जगह लीगल नहीं, वो स्वीकृत जहाँ पर पानी है अभी तो स्वीकृत घाट का हिस्सा, और जहाँ पर सूख गया है वहाँ पर स्वीकृत घाट का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पर चलाने के लिए बोल रहे थे। अवैध खनन हो रहा था जी, लेकिन उस समय उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन अब आया कि भाई अपन कुछ कर रहे हैं जो ज़्यादा गलत है। पर्यावरण के साथ क्या नहीं, कभी नहीं हुई, खदान वालों के साथ भी नहीं, गाँव वालों के साथ भी नहीं, खदान को लेके किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं। बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं एक तरह से, इस चीज़ को समझिए आप। मेरे ऊपर 107-16 के मामले हैं और एक आधी होगा 51 का मामला, और जो गांव में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं सिर्फ उनके मामले हैं, उसके अलावा मेरे ऊपर कोई मामले नहीं हैं। जिस तरीके के जो लोग उस दिन आए थे, रचना मिनरल, राजेश पाठक की कंपनी, उनके बेटे के नाम पे जो रजिस्टर उसके लोग आए थे, राजेश पाठक के लोग आए थे, उनके ऊपर किस तरीके के मामले पंजीबद्ध है या वो किस तरीके के लोग हैं, कैसे लोगों के साथ में चलते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि चूँकि आपने 3 साल उनके साथ काम किया है। वो तो जब भी आते हैं तो उनके पास तो वो 3-4 गाड़ी से ही आते हैं हमेशा, और उनके पास पूरे हथियार पे एक आते हैं। और कभी भी उनकी गाड़ी अगर चेक मतलब पुलिस प्रशासन अगर करेगी, कभी भी वो आएंगे तो अपने साथ हथियार ही लेके आते हैं, बिना हथियार के वो नहीं चलते हैं। और आप तो देखिए जहाँ भी उनके जो आदमी हैं उनके कई वीडियो वायरल हैं, उनने कई जगह गुंडागर्दी की है, कई जगह लड़ाई झगड़ा किए, कई लोगों को बेगुनाह लोगों को मारे हैं। तो उनका तो ये आदतन अपराध है और उनके ऊपर इतने बड़े मामले हैं, उनने इतना करोड़ों रुपए सरकार का गमन किया है, वो किसी से क्या डरेंगे। आम जनता को तो कठपुतली समझते हैं। बंदूक तो आपके साथियों के साथ भी वायरल हुई है, फोटोग्राफ्स तो उनके भी वायरल हुए हैं। वो तो सोशल मीडिया में हमारे जो एक पुराने ठेकेदार साहब थे राजेश सेन जी, वो उनकी लाइसेंसी बंदूक थी, वो उस वाली फ़ोटो वायरल किया जा रहा है। और राजा सोनी के साथ जो किया जा रहा है वो लाइसेंसी बंदूक है और छोटू सेन की बंदूक है, जो उनके साथ रहते हैं, राजेश सेन के छोटे भाई। जो उस दिन जिस पिस्टल से, रिवॉल्वर या जो भी चीज़ से फायरिंग हुई थी, आपकी जानकारी में है कि वो पिस्टल किसकी थी, उसका लाइसेंस रहा होगा, क्योंकि उनके पास भी हो सकता है लाइसेंस रहा हो। जहाँ तक मेरी जानकारी में वो पूरे अवैध सामान रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतने आपराधिक मामले हैं कि उनको लाइसेंसी बंदूक कौन देगा। बहुत ज़्यादा आपराधिक मामले वाले को तो बंदूक लाइसेंसी अवेलेबल ही नहीं होती। क्या वो जो गन थी वो पुलिस में जब्त हो चुकी है, आपकी जानकारी में है? जहाँ तक मेरी जानकारी में क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को ये जानकारी है कि किसी अमजद नाम के आदमी ने अपने आप को सरेंडर किया है और उसको पुलिस ने शायद उससे अपना मतलब उसने बोला है कि हाँ मैंने जब्त करवाया है कह के, लेकिन पूरी क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन है जानकारी है कि वो जब्त करवाया हमने। आपके साथ के जो और अन्य व्यक्ति हैं, राजा सोनी, वो कहाँ हैं इस वक्त? राजा सोनी जी वर्तमान में अभी भोपाल में हैं। और जो 2 और अन्य साथियों के नाम आ रहे हैं वो कहाँ हैं? आप वो क्यों सामने नहीं आ रहे? वो छोटे भाई लोग हैं, वो उनका कोई वो नहीं है, सिर्फ उनको निर्दोष हैं, वो तो साथ में खड़े रहते हैं बस, उन्हें एक भी शब्द किसी से कुछ नहीं बोला है।
ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की है, जैसी बातें सामने आई हैं। तो क्या वर्चस्व की बातें हो रही है, गांव में लड़ाई हो रही है, गांव के लोग, गांव में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। तो वर्चस्व वाली लड़ाई का मतलब पूरा मतलब बताइए कि क्या वर्चस्व की बात है? वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ न्याय की लड़ाई थी। वो अवैध करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि वैध करें। और वो करोड़पति, हम गरीब, उनमें और हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर। इसमें वर्चस्व की तो कोई बात ही नहीं है। वो वर्चस्व की बात जो है वो अपने आप को क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ का वर्चस्व? भाई मैं तो यहाँ रहता हूँ, मेरा गांव है, मेरा घर है, मैं यहाँ रेगुलर काम करता हूँ, ये तो मेरी जीवनी है। इसके लिए तो लड़ना कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहा था। एक ऑडियो भी हमारे पास आया है जो आपकी और उनकी बातचीत का हिस्सा है, लवलीन और आपकी बातचीत का हिस्सा है। उसमें भी वो किसी सांडिल के साथ मारपीट करने की बात कर रहे हैं उस ऑडियो में भी। और उस ऑडियो में आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे काम करो, वैसे काम करो। तो आप पहले इशारे पे काम करते थे, अब क्यों नहीं करते हैं राजेश पाठक के इशारे पे? वो हर समय किसी न किसी से लड़ने के लिए बोलते थे, और हम इतने लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग नहीं है कि हम हर दिन किसी से लड़ें, क्योंकि हमारा परिवार है। तो ये हर समय दबाव डालते थे कि अवैध काम करो और किसी से लड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। वो तो ये भी तो बोल रहे थे कि यहाँ से उगली अगर 10 किलोमीटर दूर भी कहीं कोई अवैध जगह हो तो भी आप बताओ। बांग डोंगरी है यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर, वहाँ के हैं वो सरपंच साहब हैं। तो उनके साथ उनका ये है कि वो अपने यहाँ काम चालू नहीं करने देते। उनका भी शायद यही है कि अवैध काम नहीं होने दूंगा मैं, तो इस वजह से वो उनको काम नहीं करने देता, इस वजह से उनको मारने पीटने की बात कर रहे थे। राजा भाई जी भैया जी, क्या खबर? सब बढ़िया है जी। मैं बोल रहा हूँ उधर पानी कम हुआ क्या अपने यहाँ नहीं हुआ भैया। है? अपने यहाँ रेत तो दिखने लगी, लेकिन अपने यहाँ से नहीं बन पाएगा भैया, 1 महीना बाद ही बनेगा जी। नहीं यार, अभी देखो ना 20-25 गाड़ी पर डे भर पाए, नहीं तो फिर वो बागडोंगरी वाली कहानी फंस जाएगी। अपनी अपने को चालू करने बोले हैं बागडोंगरी, अब अपन सांडिल से सामना नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो अपनी गलती ना भाई। कंपनी आगे थोड़ी सांडिल को वहाँ पे शांत कराएगी, शांत तो अपने को कराना पड़ेगा ना, या अपने लड़े झगड़े मारे पीटा करें। अरे तो जब तिवारी जी को अपन मैनेज करें, तिवारी जी एक बार या फिर भूपेंद्र भैया को बोलो, एक बार वो बैठे भूपेंद्र भैया खुद। आप जा नहीं सकते क्योंकि आपने 2 बार 4 बार आपने बोल चुके हो। अरे हाँ, तो भूपेंद्र आके सांडिल से लड़ेगा क्या, ये बताओ? लड़ना नहीं जी, बात तो करे एक बार आके। नहीं करते ना भाई, वो मेरे को बोलेंगे। मैं पिछले बार 4-5 बार बात कर चुका हूँ ना। फिर अपन फिर क्यों देते हैं भूपेंद्र भैया लवलीन भैया को? मैंने अपने यही समझ में है, उनको बात भी तो 1-2 जगह तो बात करें। वो राजा भाई सांडिल जैसे को पैसा कंपनी ने दे दी भैया, क्या तो वहाँ पे वो देखो कि 25 गाड़ी पर डे भर पाए अपन वहाँ पे। नहीं भर पाएंगे ना भैया, वाले पॉइंट में नहीं भर पाएंगे जी, नहीं भर पाएंगे। आप देखिए कि राजेश पाठक का पहले से नेचर है ऐसा कि वो जहाँ भी ऐसा कुछ मामला होता है तो वो कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार का दबाव बनवा के अपने गवाहों को बदलने की कोशिश करता है। ये मतलब बालाघाट जिला पूरा अच्छे से जानता है। तो वो ये तो उनकी आदत है पाठक जी की कि वो अपने गवाहों को कहीं ना कहीं से दबाव डलवा के बंधवाते हैं। राजेश पाठक के द्वारा आपको ये भी कहा गया कि आप ब्लैकमेल कर रहे थे, आप ब्लैकमेलर हो, उस बारे में क्या? अगर उनके पास ऐसा कोई भी एक सबूत है कि मैंने उनको किसी भी एंगल से ब्लैकमेल किया है तो वो तथ्यों के साथ मेरे पास आएँ, और वो जो कहेंगे मैं उनके साथ मतलब मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा तुरंत। वर्तमान में तो माहौल ये है कि अभी मेरी जानकारी में जो आई हैं चीज़ें कि यहाँ पे खुरसरा खदान में उन्होंने 2-3 गनमैन अपने बैठा के रखे हैं, और उनका सीधा ये है कि कोई अगर अंदर खदान में जाएगा और हमारे काम में कोई बाधा डालेगा तो हम उसको शूट कर देंगे। ये इस टाइप की चीज़ें हैं, और ये नियम भी है कि पब्लिक में दहशत बनाए रखें। ये तो उनने इनका आपसे कभी टकराते हैं, आपसे कभी टकराए या आपको कभी लोग, उनके लोग और दोबारा उस घटना के बाद फिर से कभी नजर आए? उनके लोग नज़र आए, लेकिन बंदूकधारी जो है वो नहीं नज़र आए। मुझे पता है कि ये इतनी बड़ी पहाड़ी है, इसमें कहीं लुक जाते हैं, ऐसी जानकारी है। अब मैं इस चीज़ से तो ये समझता हूँ कि मेरे साथ जो मेरे छोटे भाई लोग थे, कभी उनके साथ भी कुछ अगर 19-20 हो सकता है तो वो उसके पूरे जिम्मेदार राजेश पाठक, अनुराग तिवारी, भूपेंद्र सिंह चौहान और उनके साथ जो जिले में जो नेता लोग हैं और जो एरिया के जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर सारा मामला मैं तो सोचता हूँ कि यही लोग रहेंगे उसके जिम्मेदार। कभी मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। मतलब आपको अभी डर है क्या कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है, अनहोनी हो सकती है? हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि वो गोली राजा चौहान के लिए चलाई गई थी, लेकिन किसी अन्य आदमी को लगी। ये उनके बयान उनके आदमियों ने दूसरे लोगों के पास दिए, लेकिन मेरे पास उसके पुख्ता सबूत नहीं है। तो ये आप जो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उससे तो ये समझ में आ रहा है कि आपको उस दिन आप पे गोली फायरिंग हुई थी, आपको मारने की कोशिश की गई थी।
जी हाँ, मुझे यही लगता है कि वो शायद मेरे लिए बनाया होता, लेकिन अब ये तो राजेश पाठक जी बताएंगे या वो अनुराग तिवारी बताएगी गोली किसके लिए चलवाया गया था। तो ये हमारे साथ थे राजा चौहान जो उस घटना के दूसरे पक्ष थे। हमने राजेश पाठक जी से भी बात करने की कोशिश की थी, हमने पवन पाठक से भी बात करने की कोशिश की थी ताकि दूसरा पक्ष भी हम जान सकें, मगर उनसे बात ज़रूर हुई, राजेश पाठक जी से बात ज़रूर हुई, पर उन्होंने समय नहीं दे पाया। वो अपने निजी कारणों का हवाला दे करके कहीं और दूर होने का हवाला दे करके हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाए या हमने उनका बयान नहीं ले पाया। मगर जब कभी हमारा उनके साथ सामना होगा और अगर हमारी बात होगी तो हम उनका पक्ष भी आपके सामने जरूर रखेंगे। उसी दिन की घटना में एक और गवाह सामने आया जिसकी हाथ में चोट आई है। इनके द्वारा भी तथ्यवाणी को जानकारी दी गई। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, नाम मैं नहीं जानता, मगर ये उस दिन घटना चक्र में जो उस दिन घटना घटी थी उस दिन ये भी यहाँ पे मौजूद थे और इनके हाथ दिखाइए, इनके हाथ में चोट भी आई है। तो इनसे भी जानेंगे कि कौन व्यक्ति हैं, इनका क्या उस घटना में क्या लेना देना था, क्यों यहाँ पे आए थे वो और इनके साथ ये क्या हुआ था। क्या नाम है? जी, मेरा नाम संदीप पटले है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं उगली के समीपस्थ गांव पोंडी का रहने वाला हूं। उस दिन जिस दिन ये गोली कांड वाली घटना हुई थी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्यों आए थे, किस वजह से आए? जी, आगे इमली टोला से 2 किलोमीटर आगे मेरे मामा का गांव है, दरबारी टोला। मैं वहाँ कुछ काम से जा रहा था। चूँकि राजा चौहान मेरा दोस्त है और भी अन्य साथी लोग इस गांव के, मामा का गांव होने के कारण मुझे जानते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो सबकी भीड़ देखा मैंने, तो मैं भी लौट गया क्योंकि बात रोड के ऊपर की थी। उसी बीच जब गोली चली उसके बाद में स्कॉर्पियो एन से कुछ लोग उतरे और उन्होंने जो हाकी वाला लठ बोलते हैं, अपने को तो नहीं पता, अपन ने देखे नहीं कभी, तो बीच बचाव करने के उद्देश्य से जब विकास को गोली लगी तो मैं भी सामने ही खड़ा था। तो उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया जिसकी वजह से मेरे अंगूठे में फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था गोली कांड, और फिर 1-2 लोगों से मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े लोग हैं, FIR मत करवाना नहीं तो तेरे ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे, इस वजह से मैं FIR नहीं करवा पाया। अभी आपने जो कहा कि ये फ्रैक्चर हुआ है, तो आपने जब इसका ट्रीटमेंट कराया तो इसमें क्या निकल के आया कि फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है? जी, मैं निदान हॉस्पिटल बालाघाट गया था 20 तारीख को, वहाँ अपना इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि अंगूठा हड्डी फ्रैक्चर है इसकी। आप कुछ दिन बाद भी थाने जा सकते थे, आपने FIR करवा सकते थे, आपने क्यों नहीं करवाया? जी, इसके पहले मैं कभी थाना ऐसे कोई ज़्यादा आना जाना होता नहीं है और सीधा साधा आदमी हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर था। चूँकि आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने गोली चलवा दिए, तो इस वजह से, और मैं परिवार में इकलौता हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा डर था, तो नहीं गया मैं थाना। तो ये हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो उस घटना के चश्मदीद भी रहे हैं, इनके साथ पे भी हाथापाई कुछ हुई है और घटना में मारपीट हुआ है, या इनके साथ आपके साथ मारपीट हुई थी या फिर आप सिर्फ खड़े थे तो मारपीट की वजह से आप पे? जी, मैं विकास को जैसे ही गोली लगी, चूँकि मैं उसको पहले से जानता था और जैसे मैंने बताया कि भीड़ देख के मैं भी लौट गया था, तो विकास को गोली लगने के बाद स्कॉर्पियो एन जो MP20 कुछ नंबर याद नहीं मुझे, 66 ऐसा कुछ देखा था मैंने, उससे 2-3 लड़के उतरे और उन्होंने लठबाजी भी चालू किया था, जिसकी वजह से मुझे भी लगा है। जी, तो ये हमारे साथ जो थे यहाँ के चश्मदीद उस दिन के गवाह हैं। गोलीकांड में सिवनी जिले को प्रमुखता से सामने लाने वाले पत्रकार द्वारा भी तथ्यवाणी को जानकारी दी गई। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था और मीडिया में भी काम कर चुके हैं। वो भाई साहब अभी वर्तमान में कर भी रहे हैं, मगर उन्होंने इस मुद्दे को प्रखरता से उठाया। इनकी हिम्मत की हम दाद भी देते हैं कि इन्होंने बिना डरे, जो कि इनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि इन्हें राजेश पाठक ने भी इनसे बात करने की कोशिश की, इनको अप्रोच भी लगाई, धमकाने तक की भी कोशिश किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से की गई, बाद में लालच भी दिया गया, मगर ये फिर भी नहीं माने और ये राजेश पाठक और उनकी कंपनी के जो लोग हैं उनके विरोध में और उस दिन की घटना की वास्तविकता को दिखाने के लिए एकदम प्रखर रूप से खड़े रहे। वर्तमान में हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम जानते हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि ये उस घटना के बारे में कितना हद तक अंदर तक जानते हैं। मेरा नाम है भाई बिट्टू जखम। वर्तमान में मैं खबर भारत देख रहा हूँ और
ये जो घटनाक्रम की हम अगर बात करें भैया, तो पहले मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँगा कि हमारे सिवनी ज़िले में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ राजनीतिक चरम सीमा पराकाष्ठा की हद पार कर रही है। जब खुरसुरा कांड हुआ, जब यहाँ गोली चली, तो हमारी उगली पुलिस के द्वारा ना ही अवैध हथियार का जिक्र था एफआईआर में, ना ही अवैध हथियार को जब्त किया गया था। वो तो फिर क्या है, हम लोगों ने जब घटना की जानकारी ग्रामवासियों से लिए और जो तथ्य सामने आए, यहाँ तक कि लड़के का जो भाई है अतुल पटले, उससे मैं स्वयं इंटरव्यू लेने नागपुर गया था, जिसका कहना था कि जो भाई है विकास पटेल, जिसको गोली लगी है, उसे अनुराग तिवारी ने गोली मारा है, जो कि मैंने देखा। मेला जहाँ हम जा रहे थे मेला देखने, हमारा रेत के मामले से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक भी उसने कहा। उसके बाद जब मैंने खबर चलाया तो मुझे काफ़ी सामनाओं का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे फ्लाइंग के लड़कों के माध्यम से धमकी दिलाई गई और कई बार मुझे अननोन कॉल्स आए, मुझे मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि पैसे से तक मुझे खरीदने का प्रयास किया गया, किंतु न्याय का हनन ना हो करके मैंने सत्य का साथ दिया, हमेशा तथ्यों का संकलन किया। तो हमारे यहाँ क्या है, फिर एफआईआर की अगर हम बात कर रहे थे, फिर से मैं एफआईआर में आऊँगा। उस एफआईआर में फिर 3 दिन बाद संशोधन किया जाता है उगली पुलिस के द्वारा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि फर्स्ट दिन ही आपने न्याय संगत एफआईआर क्यों नहीं की? उगली पुलिस ने किसके दबाव में आकर एफआईआर लॉन्च की? और एफआईआर भी ऐसी कि आप पढ़ोगे उस एफआईआर को तो आपको हंसी आएगी। वर्तमान में उन थाना प्रभारी को हटा दिया गया है। थाना प्रभारी को सिर्फ जांच से हटाया गया है और शायद कोई अनुविभागीय अधिकारी के साथ एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी जांच कर रहे हैं। लेकिन गोदेवार जी की कार्यशैली की अगर हम बात करें, अगर उन्होंने यहाँ ऐसा किया है इतने बड़े मामले में, तो छोटे मामलों में ना जाने इनसे हम नहीं रखते कि इन्हें न्याय संगत कार्रवाई और भी मामलों में किए होंगे। तो जो उन्हें हटाया गया वो आप सही मानते? उन्हें हटाना सही मानता हूँ मैं, किंतु आप किस पद में हैं, आप अपनी पद की गरिमा को समझते हुए आपको कार्रवाई करना था। उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई जांच से आपने हटाए हो ना, लेकिन जिस पद की गरिमा को उन्होंने धूमेल किया है वो निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वर्तमान में ये भी मांग हो रही है कि जो राजेश पाठक के पुत्र है पवन पाठक, उन पे भी एफआईआर हो, राजेश पाठक भी एफआईआर हो। ये मांग ग्रामीणों के द्वारा भी की जा रही है और जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ लोगों ने उनने भी मांग की थी, आपने भी ये बात कही थी। बिल्कुल। तो ये उन पे जो अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है उसकी क्या वजह मानते हो, और अपराध क्यों पंजीबद्ध होना चाहिए उसकी भी वजह बताइए। देखिए, अपराध इसलिए पंजीबद्ध होना चाहिए, ये जो खुरसुरा खदान जो है ये पवन पाठक के ही नाम पे शायद अलर्ट है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। दूसरी बात, घटना वाले स्थल में यदि टेक्निकल हिसाब से उसकी जांच की जाए तो पवन पाठक घटना स्थल से 3 किलोमीटर लगभग दूरी में था और पास उसकी जो गाड़ी है वहाँ भी कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, तो उसकी गाड़ी भी नज़र आई है वीडियो में। और पवन पाठक जो है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और उसका एक मैनेजर है लवलीन, जो कि अभी फरार है। और ये घटनाक्रम की पूरी वजह ही वो है कि ये गांव वालों को आपस में लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण, कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के कुछ नेता हैं, तथाकथित नेता, उनके संरक्षण के कारण पुलिस ने पवन पाठक के ऊपर मामला कायम नहीं किए। आप कुछ नेता का नाम जिक्र कर रहे हैं, तो उन नेता के नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, मैं उन नेताओं का नाम क्या, मेरे पास तो सबूत है। इनकी घटनाक्रम से एक दिन पहले वीरा होटल में मीटिंग होती है, जो कि बरघाट रोड में भमोड़ी में स्थित है। उस वीरा होटल में उस जो मीटिंग में गजानंद पंचेश्वर और तुम्हारा वन रक्षक भूपेंद्र राजपूत और ये अरंडिया और ऐसे 2-3-4 गाँव के सरपंच वहाँ देखे जा सकते हैं। वहाँ पर प्री प्लानिंग होती है उस होटल में। उस प्लानिंग के बाद दूसरे दिन यहाँ पर गोलीकांड होती है। जब आपके पास सबूत है तो आप नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं भाजपा नेता? मेरे हाथ में जो वीडियो है, आज ही मेरे को कहीं से लगी हाथ में वीडियो, और मैंने उसको सोशल मीडिया में पब्लिश भी किया है और खबर को भी प्रमुखता से मैं उठाने वाला हूँ। आज प्रकाशन करूँगा खबर। आप हमारे सामने कैमरे में नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं बार-बार मैंने बोला ना गजानंद पंचेश्वर जो है इस पूरे घटना, क्या पद है उनका? भाजपा में पहले जिला महामंत्री थे, वर्तमान पद के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जिस बच्चे को गोली लगी उनके बड़े भाई का और उनके चाचा का आपने स्वयं ने बयान भी लिया था। अब कल जो वीडियो हमारे पास सामने में आया है, कल वो पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद में वहाँ से स्थानांतरण के हटाने की कार्रवाई हो जाती है। उसके बाद में एक बयान आता है, उस बयान में वो पूरे तरीके से विपरीत बयान दिए कि टीआई के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा पाठक का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो पहले वाला जो बयान आपको दिया था
जिस बच्चे के चाचा ने और भाई ने, बड़े भाई ने, वो बयान सही था या अब जो दे रहे हैं वो सही है, और अभी जो वर्तमान में वो बयान दे रहे हैं वो विपरीत है, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं जब नागपुर गया था तो मैंने अतुल पटले, जो लड़के का जो बड़ा भाई है, उससे मैंने बयान लिया था। उसने साफ बोला था कि मेरे भाई को गोली मारने वाला अनुराग तिवारी है, और अभी उनका बयान से बदल जाना, जबकि भाई एफआईआर भी उसकी के चाचा ने करवाया, अनिल पटले ने, जिसने एफआईआर में स्वयं दर्ज करवाया है कि अनुराग तिवारी ने मेरे भतीजे को गोली मारा। अप्लीकेंट करता कौन है? लड़के का चाचा। दूसरी बात, राजेश पाठक की जो छवि है वो गुंडों वाली है, रेत माफिया तो था ही, वो शराब माफिया भी है। और लड़के के परिवार वालों का कहना था, मुझे लड़के के खुद बड़े भाई ने कहा कि हमारी बहन एक जो है बालाघाट में पढ़ती है, तो कभी उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो पाठक के गुर्गों से, इसलिए हम भविष्य में बयान वापस ले सकते हैं, ऐसा उनका नागपुर में ही कहना था। फिर भी उन्होंने, और मुझे वीडियो डिलीट करने की बात भी कही गई थी उनके द्वारा, लेकिन मैंने वीडियो ये जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि जिस लड़के को गोली लगी उसकी बहन अगर बालाहाट में रहती है, तो उन्हें भी इस बात का डर है कि राजेश पाठक और उसके गुर्गे जो हैं वो उन पे भी हमला कर सकते हैं या उनके साथ कुछ अनहोनी कर सकते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बालाहाट के साथ साथ सिवनी जिले के लोगों में राजेश पाठक नाम का कितना खौफ है, इनके नाम की कितनी दहशत है, और इनके गुर्गों के नाम पे कितनी गुंडागर्दी जिले में चल रही है। मगर प्रशासन फिर भी मूक बना बैठा रहता है। प्रशासन इनके गुर्गों पे कार्रवाई करता है, मगर जो मेन मालिक होते हैं, जो मेन रेट ठेकेदार होते हैं, राजेश पाठक और उनके पुत्र, उन पे कार्रवाई नहीं करता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी इस मामले में भी निष्पक्ष तौर से राजेश पाठक या उनके पुत्र पे कार्रवाई की जाएगी, या जो अभी मेरी जानकारी में आया है कि दूसरे पक्ष पे भी काउंटर केस बना करके उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो उस समय में गाड़ियां उपयोग की गई थी हमला करने के समय में, जिन गाड़ियों से लोग आए थे, मुझे अभी बताया कि स्कॉर्पियो एन तो जब्त की गई, रेंज रोवर थी जो वीडियो में दिखी वो नहीं जब्त हुई, और अन्य गाड़ियां थी वो जब्त नहीं हुई। इससे ही समझ में आता है कि कार्रवाई बिल्कुल न्यायसंगत नहीं थी, कार्रवाई पूर्ण तरीके से पुलिस द्वारा नहीं की गई। नई जांच में इतनी देरी करना पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े करता है। वर्तमान में वो एक पुकलैंड भी है जिसे हम दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन जी आइए इधर, और उस पुकलैंड को दिखाइए, थोड़ा दूर में ही सही खड़ी है मगर कुछ हिस्सा उसका दिख रहा है। वो पुकलैंड भी वर्तमान में जगह पे खड़ी है, और आप समझ सकते हैं कि यही एक रास्ता जाता है उस नदी पे, उस खदान पे जहाँ से खनन किया जाता है। उसी पुकलैंड से समझा जा सकता है कि उसी पुकलैंड से खनन करने की बात की जा रही थी। आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रभारी अंकित जैतवार ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जैतवार जी हमारे साथ है, जो इस क्षेत्र के नेता भी कहे जा सकते हैं, वकील भी कहे जा सकते हैं, और एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप इनसे चर्चा करेंगे कि उस दिन के बारे में क्या जानकारी है और क्या माहौल है इस क्षेत्र में। जब मुझे घटना संज्ञान में आई तो पता चला कि जो रेत खदान का ठेकेदार है, उसके लोग, उसका मैनेजर अनुराग तिवारी और भी 3-4 लोग साथ में, लवलीन और चौहान, ऐसे 3-4 लोग यहाँ पर आए और गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर चले गए। उसके बाद जो पूरे प्रकरण में, पूरी घटना में जो जांच देखी गई पुलिस की, संदिग्ध नज़र आई, जिसके बाद मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। उसके बाद प्रतिक्रिया ये हुई कि हुगली थाना प्रभारी को इस जांच से अलग भी किया गया और उन्हें हटा भी दिया गया है, मेरी जानकारी में जैसी अभी खबर आई है। इस पूरे प्रकरण में मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसे शिकायतकर्ता जो पीड़ित है, इस घटना में जो आहत हुआ है, उनके चाचा हैं, उनके बयान भी बदलते हुए दिखाई पड़े हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि रेत ठेकेदार और उससे जुड़े हुए लोगों के द्वारा उन पर कोई ना कोई अनैतिक दबाव बनाया गया है, चाहे लालच हो, डर हो। मैं ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर किस बात को लेकर उन पर दबाव है, लेकिन परिवार पर, उनसे जुड़े हुए नातेदारों पर दबाव है, जिस कारण से शिकायतकर्ता और पीड़ित का भाई अपने बयान बदल रहा है। मैं पूरे इस विषय पर कहना चाहूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे पुलिस विभाग के मुखिया हैं, उनके पास पुलिस विभाग का सारा विभाग रखा हुआ है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि सिवनी एसपी सहित पूरी पुलिस बॉडी को बदले, क्योंकि इससे पूर्व में भी राजेश पाठक के
डंपरों के द्वारा ही एक दुरिंदा निवासी सोनी परिवार से मृतक था, उसको रौंद दिया गया। जिस मामले में एसडीएम केवलारी ने मामले को शांत कराने के लिए आश्वासन दिया कि ठेकेदार से 5 लाख रुपए राहत राशि के तौर पे पीड़ित परिवार को दिलाएगा। मौके पर 2 लाख रुपए तुरंत बुलाए गए। विधायक केवलारी भी मौजूद थे वहाँ पर और उनके सामने 2 लाख रुपए परिवार को दिया गया। 3 लाख रुपए बाद में लाकर देने की बात कही गई एसडीएम के द्वारा, लेकिन वो आज तक उस परिवार को राहत राशि वो नहीं मिली। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है, प्रशासनिक कार्रवाइयों पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर ये संदेह और स्पष्ट करता है कि किस अधिकार से एसडीएम ने रेत माफिया ठेकेदार राजेश पाठक, पवन पाठक से किस अधिकार से पैसा मांगा और पीड़ित परिवार को दिया? क्या अधिकार था उनको? क्या ये मिली भगत और साठगांठ का नतीजा है? और मैं साथ ही साथ इस क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह ठाकुर को भी कहना चाहूँगा, पूरे मामले में आप चुप्पी साधे हुए हैं, क्या आपका भी तो भीतर खाने कोई सेटिंग नहीं है? इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो राजेश पाठक के डंपर से, राजेश पाठक के नीचे काम कर रहे लोगों ने जो डंपर लेके जा रहे थे, जिससे किसी व्यक्ति की कुचला गया और मृत्यु हो गई थी, एसडीएम ने जो पैसे दिलवाया था वो कानून के दायरे में नहीं था। और आपका कहना है, आप यह मानते हैं कि उसमें कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी? बिल्कुल, उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी और उस घटना के दौरान लगभग 15 से 20 डंपर और कोकलैंड मशीन जब्त की गई थी। अब उनका कोई रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है, कौन से डंपर थे, कौन से कोकलैंड मशीन थी, बिल्कुल किसी भी बात का जिक्र नहीं है और अब वे जब्ती भी नहीं बनाए गए हैं। और एसडीएम ने जो 5 लाख रुपए ठेकेदार से दिलाने की बात कहा, बिल्कुल ये गैर कानूनी तरीके से पैसे दिलाने की बात थी, जिससे स्पष्ट दिखता है कि एसडीएम, यहाँ के थाना प्रभारी, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रेत ठेकेदार के ताल्लुकात हैं और भीतर खाने इनसे सेटिंगबाजी है। चूँकि रेत ठेकेदार पवन राजेश पाठक है, इनके सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से सीधे तार हैं, जिसका ये लाभ उठाते हैं और अधिकृत कहीं और कराते हैं खदानें और खनन कहीं और से भी करते हैं। और इसी का नतीजा था कि यहाँ पर जो काम कर रहे लड़के थे उनसे उन्होंने अनधिकृत जगह से खनन करने को कहा और इस बात को लेकर पूरा मामला जो घटा है यही। अंकित जैतवार जी की बातों से जो हमें समझ में आ रहा है, ये बात तो सत्य है कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी रेत ठेकेदार से पैसे लेकर के किसी को सीधे तौर पे देना, ये कहीं से नैतिकता नहीं है, ये कानून में भी नहीं है। और कानून के हिसाब से उन पे नियम अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जाना था, जो कि ये बता रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध तो हुआ पर उस पर लीपापोती हो गई और गाड़ी जो जब्त की गई थी वो भी छोड़ दी गई। इस गोलीकांड के संबंध में सिवनी पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए, मगर सिवनी पुलिस अधीक्षक द्वारा कैमरे के समक्ष कुछ भी कहने से मना कर दिया गया। परंतु यह बात जरूर बताई, जिस गन से गोली चली थी वह जब्त कर ली गई है और वह भी लाइसेंस वाली नहीं है। 19/11/2025 को जो गोलीकांड हुआ था, उस मामले में अब तक आपने अभी देखा कि हमने तथ्यों को जानने की कोशिश की। 20-22 दिन के बाद में उस घटना में बहुत से बदलाव हुए, उसको हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। हमने एक पक्ष का भी बयान लिया, दूसरे पक्ष के बयान लेने की भी कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई, उनके बयान नहीं लिखवा पाए, हमने दर्ज नहीं कर पाए। मगर जो खबरें हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसे आप खुद देखिए, समझिए और आप ही फैसला कीजिए कि सही क्या है। गोली खाने वाला, वो पढ़ने वाला लड़का, वो किस हद तक इसमें दोषी था, उसको इस बात की क्यों सज़ा मिली और उसको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। दोषी दूसरा पक्ष, गांव के जो ग्रामीण हैं, जो लोग यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं, वो लोग कितने दोषी हैं। और जिन्होंने गोली चलाया, जिनका ये सालों से पेशा है, रेत खनन करना, शराब के ठेके लेना, और हर बार ही किसी न किसी रूप में इनकी गलतियां सामने आती है, उजागर होती है, घटनाएं सामने आती हैं, मगर उन पे फिर भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो हमने कोशिश पूरी की कि इस मामले की सत्यता तक तथ्यों के साथ हम पहुंच सकें